ये है आबू धाबी, यूएई का कैपिटल और दुनिया का सबसे पावरफुल और अमीर शहर। नॉर्मली जब भी यूएई का नाम आता है तो लोगों के माइंड में दुबई का ख्याल आता है। वो ही ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, लेविश होटल्स और लग्जरी रिसॉर्ट्स। आबू धाबी को मोस्टली लोग एतिहाद एयरलाइंस की वजह से भी जानते हैं। इस पूरे पर्शियन गल्फ में जो कुछ भी हो रहा है, यूएई आज जिधर भी खड़ा है, दुबई की ये शानो शौकत और रौनक, इन सब में एक इंसान का हाथ है। ये हैं शेख मोहम्मद बिन जायद, आबू धाबी के रूलर, यूएई के प्रेसिडेंट और गल्फ के सबसे पावरफुल और अमीर पॉलिटिकल लीडर। शेख मोहम्मद बिन जायद असल में है कौन? ये इतने पावरफुल कैसे हुए? और वो क्या चीज है जिसने आबू धाबी को इतना पावरफुल बना दिया है कि चाहे वेस्टर्न सुपर पावर्स हो, अरब वर्ल्ड हो, एशियन कंट्रीज हो या चाइना, हर कोई आबू धाबी से बनाकर रखना चाहता है। हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आबू धाबी की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो 18वीं सदी से पहले यहाँ पर किसी भी ह्यूमन सिविलाइजेशन के कोई साइंस नहीं मिलते हैं। हाँ, पर आबू धाबी के आसपास का ये सारा रीजन बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ पर हजारों साल से छोटे छोटे कबीले आबाद थे। उन सारे रीजन में सबसे इंपॉर्टेंट और बड़ा ट्राइब था बेनियास। बेनियास के अंदर 20 छोटे छोटे और ट्राइब्स थे जिन्हें डिफरेंट फैमिलीज रूल करती थी। 1761 में अल फैजल ट्राइब के कुछ लोग ताजा पानी की तलाश में इधर आए और इधर पर्शियन गल्फ की कास्ट लाइन पर सेटल हो गए। इसी एरिया को आज आबू धाबी कहते हैं। उस वक्त इनकी सारी इकोनॉमी पर्ल डाइविंग मतलब समुद्र से मोती ढूंढकर लाने और फिशिंग पे चलती थी। ये लोग समुद्र में गोते लगाते और मोती ढूंढकर लाते और यहाँ से मोती ईरान और इंडिया की मार्केट में भेजे जाते थे। मुंबई उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी पर्ल मार्केट थी, जहां पर ये सारे मोती पॉलिश करके यूरोप और टर्की में भेजे जाते थे। बस इसी से इन लोगों का गुजर बसर चलता था और हालात ओवरऑल अच्छे खासे खराब थे। इसीलिए कितने सालों तक आबू धाबी की पॉपुलेशन बहुत ही कम रही। इवन 20th सेंचुरी के स्टार्ट में पूरे आबू धाबी की आबादी सिर्फ 6000 थी। उसी जमाने में आबू धाबी को एक और धक्का लगा जब जापान ने हाई क्वालिटी के पॉलिश आर्टिफिशियल पर्ल्स बनाने शुरू कर दिए और नतीजा आबू धाबी की पर्ल इंडस्ट्री की डिमांड बिल्कुल खत्म हो गई। और फिर रही सही कसर 1929 के ग्रेट डिप्रेशन ने पूरी कर दी। हालात बहुत खराब हो चुके थे, हर तरफ गरीबी थी। ये हालात सिर्फ आबू धाबी के ही नहीं, दुबई, शारजाह और इवन सऊदी अरब के हालात भी इससे कुछ डिफरेंट नहीं थे। फिर 1938 में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया जब सऊदी अरब में ऑयल के बहुत बड़े रिजर्व डिस्कवर हो गए और फिर सारी वेस्टर्न वर्ल्ड का फोकस सऊदी अरब की तरफ हो गया। उस वक्त आबू धाबी के रूलर शेख बूद बिन सुल्तान अल नयान थे। सऊदी अरब में ऑयल की डिस्कवरी को देखते हुए उन्होंने वेस्टर्न कंपनीज को फुल परमिशन दे दी कि वो आबू धाबी में भी ऑयल के रिजर्व्स की खोज शुरू कर दें। मगर अगले ही साल वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गई और सारा काम रोक दिया गया। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद दुनिया तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ना शुरू हुई और इसीलिए तेल की डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ गई। इसीलिए वेस्टर्न कंपनीज ने एक बार फिर आबू धाबी में तेल की खोज का काम तेज कर दिया और फिर 1958 में आबू धाबी में ऑयल के रिजर्व डिस्कवर हो गए। लेकिन इस डिस्कवरी के बाद भी आबू धाबी के हालात नहीं बदले, क्योंकि शेख शकबूत तेल से मिलने वाले पैसे को लेकर कुछ ज्यादा ही केयरफुल थे। उनको ये लगता था कि ये ऑयल रिजर्व्स बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में हैं और आबू धाबी को बहुत सालों बाद ये रिजर्व्स मिले हैं। तो अगर ये एक्सप्लोरेशन इसी तेजी के साथ जारी रहा तो कहीं ये रिजर्व्स खत्म ना हो जाएं और उन्हें शायद उस वक्त इस चीज का अंदाजा नहीं था
कि आबू धाबी के पास दुनिया के 6 सबसे बड़े ऑयल्स के रिजर्व्स हैं। शेख शकबूत ने ब्रिटिश कंपनीज को ऑयल एक्सप्लोर करने से रोक दिया और इसके नतीजे में अल नयान फैमिली के बाकी मेंबर्स में भी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगी। एक तरफ सऊदी अरब बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा था, इधर इतने बड़े रिजर्व्स होने के बावजूद आबू धाबी के हालात सिर्फ इतने ही बदले थे कि कुछ सड़कें और फुटपाथ पक्के बन गए थे। लेकिन फिर 1966 में शेख जायद बिन सुल्तान ने एक मिलिट्री क्रू के जरिए अपने भाई को रिप्लेस कर दिया और आबू धाबी के रूलर बन गए। और यही था गल्फ का टर्निंग पॉइंट। यही वो शख्स है जिसने गल्फ को आज इस मुकाम पर पहुंचाया है और इसीलिए इन्हें फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता है। शेख जायद अपने भाई से टोटली डिफरेंट थे। वो इस ऑयल की डिस्कवरी को लेकर बहुत ऑप्टिमिस्ट थे। उन्हें लगता था कि ये डिस्कवरीज इस पूरे गल्फ रीजन की तकदीर बदल सकती है। शेख जायद एक बहुत बड़े ब्रॉड विजन के मालिक थे। उन्हें इस चीज का अच्छी तरह से अंदाजा था कि अगर इस सारे रीजन को आगे बढ़ाना है तो इन सारी सिटीज को यूनाइटेड होकर रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आबू धाबी तेल का पैसा एंजॉय करे और उसके पड़ोसी गरीब और भूख में रहें, क्योंकि आबू धाबी जितना तेल इस रीजन में किसी के पास नहीं था। और ये वही टाइम था जब ब्रिटिश एम्पायर भी ये फैसला कर चुकी थी कि वो अब इस सारे कंट्रीज को रूल नहीं कर सकती। और फिर दिसंबर 1971 में ब्रिटिश इस रीजन से चला गया और शेख जायद की लीडरशिप में 6 स्टेट के मिलने से एक नई कंट्री वजूद में आई, जिसे हम आज यूएई के नाम से जानते हैं। इन 6 स्टेट्स में आबू धाबी, दुबई, शारजहां, अजमान, अल क्वेन और फुजैरा शामिल थे। और फिर 1 साल बाद ही 1972 में रस अल खईम भी यूएई का पार्ट बन गया। आबू धाबी इस नई कंट्री का कैपिटल बन गया और शेख जायद बिन सुल्तान अल नयान यूएई के पहले प्रेसिडेंट बन गए। शेख जायद ने सबसे पहले बेसिक नेसेसिटीज पर पैसा खर्चा करना शुरू किया। रोड नेटवर्क्स की कंस्ट्रक्शन शुरू की गई जो आबू धाबी को आसपास के विलेजेस से कनेक्ट करने वाली थी। बिजली पैदा करने वाले प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए। आबू धाबी के नॉर्थ में कोस्टल लाइन के साथ समुद्री तूफान से बचने के लिए एक दीवार बनाई गई। इसके बाद शेख जायद ने अपना सारा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में लगा दिया। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, पुलिस, आर्मी, जो भी बेसिक डिपार्टमेंट होते हैं किसी भी कंट्रीज को चलाने के लिए, उन सबको स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट और ट्रेनिंग दी गई। अब क्योंकि दुबई के पास ऑयल के अब बहुत ज्यादा रिजर्व्स नहीं थे, तो शेख जायद ने दुबई के रूलर अल मखतूम बिन राशिद को ये आइडिया दिया कि वो दुबई का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें और 2 चीजों की वजह से दुबई की तकदीर बदलें। एक दुबई का सीपोर्ट और दूसरा टूरिज्म। आबू धाबी ने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए दुबई को अच्छी खासी फंडिंग दी और फिर धीरे धीरे दुबई अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से मशहूर होना शुरू हो गया। और यही वो टाइम था जब एक और पर्सनैलिटी इन सारी ट्रांसफॉर्मेशन को ध्यान से देख रही थी। वो थे मोहम्मद बिन जायद अल नयान, शेख जायद बिन सुल्तान के तीसरे बेटे, जो आगे चलकर यूएई के प्रेसिडेंट बने। मोहम्मद बिन जायद उस वक्त 10 साल के थे, मगर वो बड़े ध्यान से अपने फादर और उनकी पॉलिसीज को ऑब्जर्व कर रहे थे। वो देख रहे थे कैसे तेल का पैसा आने के बावजूद शेख जायद बहुत केयरफुली प्लानिंग के साथ चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑयल डिस्कवरी के कुछ ही सालों बाद उन्होंने एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट बोर्ड बनाया, जिसका काम ही ये था कि ऑयल से आने वाले एक्स्ट्रा पैसे चीजों में इन्वेस्ट कैसे करें। इसके पीछे विजन ये था कि अगर फ्यूचर में तेल कम भी हो जाए तो आबू धाबी के पास इतनी इनकम स्ट्रेंथ हो कि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। आज की डेट में आबू धाबी के इन्वेस्टमेंट फंड में 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है। इनमें से 900 बिलियन डॉलर्स सिर्फ आबू धाबी के सिटीजन्स के लिए हैं। मतलब अगर हम
$900 बिलियन को 3 लाख से डिवाइड करें तो आबू धाबी के हर लोकल के हिस्से में $3 मिलियन आते हैं। इस हिसाब से आबू धाबी के लोकल्स दुनिया के अमीर लोग हैं, और ये अमीरी इसलिए है क्योंकि शेख जायद की गाइडेंस में इस फंड ने ऑयल से आने वाले एक्स्ट्रा पैसे को रियल स्टेट से लेकर इक्विटी फंड्स, होटल्स, एयरपोर्ट, फैक्ट्री, इवन बैंक्स में भी इन्वेस्ट किया। इसीलिए जब भी इकोनॉमिक क्राइसिस आता है तो आबू धाबी को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। और इसी की एग्जाम्पल है कि जब 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया और दुबई की इकोनॉमी कोलैप्स कर गई तो आबू धाबी ने ही $10 मिलियन का लोन देकर आबू धाबी को बेल आउट दिया, और इसी के बदले में दुबई की इस मशहूर ऊंची बिल्डिंग का नाम आबू धाबी के रूलर के नाम पर बुर्ज खलीफा किया गया। आज भी दुबई का नेट करीबन $90 बिलियन है। तो ये थी आबू धाबी की इनकम स्ट्रेंथ। अभी तो और चीजें हैं जिनकी वजह से आबू धाबी पूरे गल्फ पर बाजी ले गया है। मोहम्मद बिन जायद की लाइफ का एक बड़ा हिस्सा मिलिट्री में गुजरा है। सिर्फ 20 साल की उम्र में उन्होंने एमिरात एयर फोर्स ज्वाइन करी, और फिर 1991 में जब सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर अटैक किया तो इराक के खिलाफ सारी मिलिट्री स्ट्रेटेजी को उन्होंने ही लीड किया। शायद इसी आर्मी बैकग्राउंड की वजह से मोहम्मद बिन जायद को ये जुनून हुआ कि वो अमीराती आर्मी को अरब वर्ल्ड की सबसे पावरफुल आर्मी बनाए। बहुत कम लोग शायद ये जानते हैं कि यूएई को वेस्ट में लिटिल स्पार्टा कहा जाता है, और इसकी वजह यह है कि यूएई के पास अरब वर्ल्ड की सबसे वेल ट्रेन्ड और वेल इक्विप्ड 60,000 फौजियों की आर्मी है। एनुअली मिलिट्री का बजट $20 बिलियन है। यूएई सऊदी अरब के बाद अमेरिका से सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। सिर्फ यही नहीं, यूएई की आर्मी 2003 के बाद से बहुत एक्टिवली डिफरेंट कंट्रीज जैसे सोमालिया, यमन, इजिप्ट और लीबिया ऑपरेशन में इन्वॉल्व रही है। इसके अलावा यूएई में सारे मेडिकली फिट आदमियों के लिए नेशनल मिलिट्री ट्रेनिंग लेना जरूरी है। और सिर्फ आर्मी ही नहीं बल्कि यूएई की पुलिस भी दुनिया की सबसे वेल इक्विप्ड और ट्रेन्ड पुलिस फोर्स है। 2003 में आबू धाबी को दुनिया का सबसे सेफेस्ट सिटी डिक्लेयर किया गया था, और इसी सिक्योरिटी की वजह से आज यूएई दुनिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल, कमर्शियल, टूरिस्ट और लॉजिकल सेंटर बन चुका है। आज हर बड़ी कंपनी का हेडक्वार्टर आपको दुबई या आबू धाबी में देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक कंट्रोवर्शियल चीज ये भी है कि मोहम्मद बिन जायद अरब वर्ल्ड में डेमोक्रेसी के बहुत खिलाफ हैं। उनके मुताबिक अरब कंट्रीज डेमोक्रेसी के लिए रेडी नहीं है, और अगर डेमोक्रेसी को मौका दिया गया, कोई एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप इलेक्शन जीतकर यूएई की सारी प्रोग्रेस तबाह कर देगा। और यही वजह है कि मोहम्मद बिन जायद स्ट्रॉन्ग मिलिट्री के जरिए सबको कंट्रोल में रखना चाहते हैं। इसी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री और इकोनॉमी की वजह से आज आबू धाबी यूएई और इवन पूरे गल्फ की जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी कंट्रोल कर रहा है। और इन्हीं दो चीजों की वजह से मोहम्मद बिन जायद आज डिफरेंट कंट्रीज के साथ जबरदस्त डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप भी बिल्ड कर रहे हैं। इंडिया, चाइना, रशिया, हर कंट्री की टॉप लीडरशिप मोहम्मद बिन जायद की लीडरशिप में यूएई के साथ प्लान साइन कर रही है, क्योंकि इतने पैसे और पावर के साथ वो पर्शियन गल्फ में सारी बड़ी सुपर पावर्स के लिए हॉट फेवरेट लीडर हैं। तपते हुए रेगिस्तान में गरीब और भूख के गहरे बादलों में जिस तरह दुबई और आबू धाबी को खड़ा किया गया है, वो अपनी मिसाल अपने आप है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।